हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज रिपब्लिक डे है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रिपब्लिक डे की बधाई देना चाहूँगी। और मुझे ये उम्मीद है कि आप सब लोगों ने रिपब्लिक डे बहुत अच्छे उल्लास के साथ मनाया होगा। चलिए आज बढ़ते हैं इस टॉपिक के साथ हम लोग इस वीडियो में। ये टॉपिक है पेरीमीटर इन एरिया। इतना कॉमन टॉपिक है कि हर क्लास में पढ़ाया जाता है, शुरू हो जाता है क्लास 4th 5th से ही लेकर के और आगे तक चलता जाता है। 8th में जाके इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके पढ़ाया जाता है, मेंसुरेशन करके, जिसमें हम लोग 3 डायमेंशन शेप्स भी लेते हैं। 7th तक की हम लोग 2 डायमेंशन शेप्स के पेरीमीटर के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं तो एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए हमारे माइंड में कि पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। देखिए बहुत ही छोटी सिंपल सी बात है कि अगर कोई शेप है और हम इसके चारों तरफ की अगर बात कर रहे हैं, सिर्फ इसके बॉर्डर की बात कर रहे हैं या कोई ग्राउंड है उसके फेंस की बात कर रहे हैं, तो ये कहलाता है हमारा पेरीमीटर। और अगर हम इस पूरे सरफेस की बात करें, ठीक है, अगर हम इस पूरे सरफेस को काउंट करें तो जो स्पेस इसने ऑक्यूपाई किया है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस ऑक्यूपाइड करता है उसको हम लोग कहते हैं उसका एरिया। ठीक है, जैसे कोई भी पर्सन है, अगर वो यहाँ खड़ा है तो वो उसका एरिया हो गया। ये चौक है, ये चौक यहाँ रखी है तो जिस जिस जगह इसने घेरी है वो उसके लिए उसका एरिया हो गया। ठीक है, अगर सिंपल सा क्वेश्चन ये आता है कि कोई ग्राउंड है, कोई फील्ड है और उसके चारों तरफ हमें फेंसिंग करनी है, तो वहां पे पेरीमीटर टर्म यूज होगा। और अगर ये कहा जाए कि कोई फ्लोर है, उस पर कारपेट या टाइल्स लगाने हैं या टेबल टॉप पे कोई पूरा उसको कवर करना है, तो जब पूरा कवर करने की बात आती है तो एरिया यूज होता है। और अगर बॉर्डर की बात आती है तो पेरीमीटर। अब पेरीमीटर एक्चुअली क्या होता है, अगर एक हम लोग जनरल इसकी डेफिनेशन लें पेरीमीटर की, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स। लेकिन क्योंकि हम लोग मैथ्स में कई तरीके के शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, तो अगर हम स्क्वायर के पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो क्योंकि उसके 4 साइड्स होते हैं और ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो अगर हम इनको ए मान के चले कि इसका साइड ए है और इन चारों साइड्स का सम कर दें, तो हमारे पास फॉर्मूला जो बन के आता है वो होता है 4a। यानी तो हम इसको कह सकते हैं 4 इंटू साइड। ये हो जाता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। रेक्टेंगल की बात करें, इसमें देखिए क्या होता है ना कि मैथ्स पढ़ने में आपको कंसेप्ट तो क्लियर होना बहुत जरूरी है और करेक्ट फॉर्मूला पता होना भी जरूरी है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप लोग फॉर्मूला खुद से भी डेराइव कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पता है कि ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड व्हेन वी आर गोइंग टू डू द सम ऑफ all the sides, obviously we'll get 4 into side. So in the same way, if we have rectangle, so in rectangle we know that the opposite sides of the rectangle are equal. So obviously if this one is length and this one is breadth, so 2 times we have to add length and 2 times we have to add the same breadth. So the perimeter of rectangle, the formula become 2 into L plus B. ये फॉर्मूला आप खुद से बना सकते हैं अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। तो 2-3 चीजें जो मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है कंसेप्ट का क्लियर होना, करेक्ट फॉर्मूले का पता होना कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर अप्लाई होना है, और तीसरा होता है कैलकुलेशन। कई बच्चे जिनका कंसेप्ट क्लियर है, जिनको फॉर्मूला पता है, वो कभी कभी एग्जाम के माहौल से, एनवायरनमेंट से घबरा के कैलकुलेशन रॉन्ग कर देते हैं। तो उनके लिए मैं ये आपको टिप देना चाहूंगी कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होगा और उतने ही आप बिलीव के साथ वो सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अब हम लोग देखते हैं ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल का तो हम लोग यही कहेंगे कि सम ऑफ ऑल साइड, क्योंकि डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर देयर, सो इट इज लाइक दैट ओनली। नाउ कम टू सर्कल। तो सर्कल का जब हम बात करते हैं तो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है उस टर्म को जो पेरीमीटर हम लोग इन शेप्स के लिए यूज करते हैं, जो कि
पॉलीगन्स है उसमें हम लोग पेरीमीटर वर्ड यूज करते हैं, लेकिन अगर सर्कल आता है तो हम वर्ड यूज करते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो जाता है हमारा 2πr, जहां पे पाई की वैल्यू कभी कभी दी हुई होती है और अगर नहीं दी हो तो 22/7 या फिर 3.14 भी लिखी जा सकती है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में जैसे रेडियस इसका है r या डायमीटर की वैल्यू अगर डेसिमल्स में है तो आप 3.14 लिख सकते हैं, और अगर फ्रैक्शन में दी है तो 22/7 लिख सकते हैं। ये आइडिया भी आपको धीरे धीरे हो जाता है सम्स को सॉल्व करते करते। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो बता रहे हैं वो है आपका, अच्छा बाकी इसके अलावा जितने भी पॉलीगन्स हैं, पॉलीगन्स को हम सम ऑफ ऑल साइड्स करके ही उसका पेरीमीटर निकालते हैं। पेंटागन आ जाए, हेक्सागन आ जाए, तो जो भी उसके साइड्स दिए होंगे उसको हम लोग सम करके उसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। इसलिए ज्यादा शेप्स मैंने अभी नहीं बताई है। एरिया में मुझे थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि एरिया का फॉर्मूला डिपेंड करता है शेप टू शेप। सपोज इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, वो हो जाता है साइड इनटू साइड, क्योंकि हमें पूरा उस स्पेस को कवर करना होता है तो साइड इनटू साइड इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, क्योंकि पेरीमीटर जो है वो सम ऑफ ऑल साइड्स है, यानी कि हम लोग लेंथ की बात कर रहे हैं तो यूनिट हमारी लेंथ की चलेगी। अगर साइड्स आपको सेंटीमीटर में दिए हैं तो पेरीमीटर भी सेंटीमीटर में आएगा। साइड्स आपको अगर मीटर में दिए हैं तो पेरीमीटर का आंसर भी मीटर में आएगा। और यूनिट लगाना बहुत जरूरी होता है, गलत यूनिट लगाने से मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। स्क्वायर साइड इनटू साइड है तो ऑब्वियसली इसकी जो यूनिट होगी साइड के अकॉर्डिंग, अगर साइड सेंटीमीटर में, यहाँ पर हम सपोज करके चलते हैं कि साइड सेंटीमीटर में है तो इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो ये याद रखिएगा कि पेरीमीटर तो क्योंकि हम लोग सिर्फ लेंथ की बात करते हैं इसलिए उसका यूनिट चेंज नहीं होता, और यहाँ पे साइड इनटू साइड क्योंकि पूरा स्पेस कवर कर रहे हैं तो यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। मीटर में अगर साइड्स होंगे तो आंसर मीटर स्क्वायर में आता है। इसी तरीके से रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। इसका आंसर भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तीसरी हम बात करते हैं ट्रायंगल की। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आंसर फिर से, अगर हाइट और बेस दोनों सेंटीमीटर में है तो इसकी भी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगी। नेक्स्ट जो हम लोग लेते हैं इसमें, अगर हम लेते हैं पैरेललोग्राम, इसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। अब ऐसा क्यों होता है कि पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला है वो है बेस इंटू हाइट और ट्रायंगल का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आप गौर करके देखिए, अगर आप थोड़ा सा इसमें एक कॉमन सेंस को अप्लाई करें तो सपोज ये है हमारे पास पैरेललोग्राम, इसका हमने फॉर्मूला लगाया बेस इंटू हाइट, हाइट नॉट दिस साइड, द हाइट, ठीक है। और अगर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स फॉर्म होते हैं, यानी कि इसका अगर हम हाफ कर दें तो एक ट्रायंगल का आता है, इसीलिए बेस इंटू हाइट का अगर हम हाफ कर दें तो वो हमें ट्रायंगल का फॉर्मूला बताता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द ट्रेपेजियम। Area of trapezium. Now we are talking about the area of trapezium. ट्रेपेजियम क्या होता है? अ शेप जिसमें कि एक सामने पैरेलल साइड्स होती हैं और वन ऑफ द पेयर इज नॉन पैरेलल टू ईच अदर। इसमें एक पेयर जो है साइड्स का वो पैरेलल होता है, यानी कि दिस साइड एंड दिस साइड
they both the sides are parallel to each other and this one is the non parallel sides. तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है कि sum of the parallel side multiplied by the distance between them, half of the sum of parallel sides, ये मैंने parallel को short में लिखा है, parallel sides multiplied by distance between them. सपोज कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है h, दिस वन इज h, ये साइड को हम मान लेते हैं a, इस साइड को मान लेते हैं b, तो फॉर्मूला हमारा बन जाता है हाफ इंटू a प्लस b इंटू h, डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, मैं फिर से इसको एक बार लिख रही हूं, half into sum of its parallel side multiplied by distance between them. The next one is rhombus. rhombus कौन सी शेप होती है? ये just like a square, इसके all the sides they all are equal but it's not compulsory that they make 90 degree, यहाँ पर 90 डिग्री हो ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो ये होता है रोम्बस जिसमें ऑल द साइड्स आर इक्वल। इसमें जो इसके डायगोनल्स हैं उनकी दोनों की लेंथ डिफरेंट होती है और रोम्बस का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2, क्योंकि इसमें अगर हम एक डायगोनल को मान के चलते हैं d1 तो दूसरे डायगोनल हम इसको मान लेते हैं d2 और d1 इंटू d2 वो हो जाता है रोम्बस का फॉर्मूला हाफ इंटू d1 इंटू d2। अब अगर इसके अलावा कोई आपको शेप याद आ रहा हो या कुछ ऐसा दिया गया हो तो उस कोई भी क्वाड्रिलेटरल या कुछ शेप ऐसा दिया होता है तो हम उसको हम लोग मल्टीपल्स शेप्स में डिवाइड करके उसका फॉर्मूला बना लेते हैं। जैसे सपोज कि अगर हमें यहाँ पे पेंटागन दिया हुआ है तो इस पेंटागन को हम टू टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, या तो हम इसको यहाँ पर एक ऐसे लाइन बना करके एक ट्रायंगल बना दे, सपोज कि पेंटागन इज ए बी सी डी ई, तो इसका फॉर्मूला अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो हम किसका एरिया निकालेंगे? पहले तो एक ट्रायंगल ए बी ई का, और दूसरा ये अगर रेगुलर पेंटागन है तो ऑफ कोर्स बी सी डी ई जो है वो स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर बी सी डी ई का एरिया निकाल के दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पेंटागन का एरिया निकल आएगा। सपोज कि अगर हेक्सागन दिया हो, अच्छा इसको हम पेंटागन को एक और तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ये जैसा क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि हम लोग उसको किस टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर मीन्स कि जिसके साइड्स ऑल द साइड्स आर इक्वल, हम लोग वो पेंटागन लेके चल रहे हैं जिसमें सारे साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, और इसको हम इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ये पेंटागन है ए बी सी डी और ई, तो यहाँ पर दो ट्रेपेजियम हमें मिल रहे हैं। पहला ट्रेपेजियम है हमारा ए बी, इधर पॉइंट को हम कोई नाम दे देंगे, सपोज ओ, तो ये हो जाएगा ए बी सी ओ, ए बी सी ओ ए। एक ट्रेपेजियम हमारा ये है जो मैंने शेड किया है और दूसरा ट्रेपेजियम ये जो मैंने शेड नहीं किया, लेकिन ये दोनों ट्रेपेजियम क्योंकि आइडेंटिकल होंगे तो एक ट्रेपेजियम का हम जैसे ये फॉर्मूला है यहाँ पे हम हाफ हटा देंगे, ए प्लस बी इंटू एच करेंगे तो भी हमारा ये निकल आएगा। तो बस इस तरीके से हमें थोड़ा सा अपना माइंड यूज करके किसी भी तरीके से मतलब कोई भी मेथड अप्लाई करके हम इसको कर सकते हैं। सपोज कि अब अगर हमें दिया हुआ है हेक्सागन, तो इसको भी हम लोग टू ट्रायंगल्स में डिवाइड कर से बीच में हमारा बन जाएगा
अकॉर्डिंग टू द साइड्स, अगर ये बन जाता है हमारा स्क्वायर तो स्क्वायर, अदरवाइज फिर रेक्टेंगल। मतलब वो डिपेंड है कि अगर हेक्सागन्स के साइड्स दिए हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको निकालेंगे। अगर डिफरेंट साइड्स है तो बीच में रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगा। इक्वल साइड्स हैं, अगर रेगुलर हेक्सागन है तो बीच में स्क्वायर बन जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका एरिया निकालते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस अगर मैं चाहती हूँ कि मैं एक लाइव यूट्यूब पे सेशन लूँ आप लोगों का, तो आप लोग एक क्वेश्चन आंसर सेशन के तौर पे उसको अटेंड कीजिए आफ्टर 2 days। मतलब अगर आज 26 जनवरी है तो मैं 28 जनवरी को शाम को 7:30 बजे यूट्यूब पे लाइव आऊंगी, जिस पर आप पेरीमीटर और एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें अभी मैंने क्लास 8 का मेंसुरेशन का टॉपिक ऐड नहीं किया है। अगर वो मैं ऐड करती हूँ तो फिर थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं 3D शेप्स की तो उसमें टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया सब कुछ इंक्लूड होता है और फिर मुझे उसे पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये क्लास 6-7 के स्टूडेंट्स के लिए है, जिनमें भी ये सारे फॉर्मूलेस यूज होते हैं। वो सारे बच्चे ज्वाइन हो सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मैं चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस लाइव सेशन में हिस्सा ले, पार्टिसिपेट करें। तो आप अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा कि 28 जनवरी को शाम को 7:30 बजे मैं यूट्यूब पर लाइव आऊंगी, ताकि मैं पेरीमीटर एंड एरिया के उन क्वेश्चंस के आपके साथ डिस्कस कर सकूं जिसमें आप लोगों को थोड़ी सी भी डिफिकल्टी फील होती है। तो टिल देन, good luck to all my dear students and happy Republic Day once again. Bye.